बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स ऑन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। कल बड़ा एक शानदार मुकाबला एक्सपेक्टेड था लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के माबैन, बट वन साइडेड अफेयर रहा और लाहौर कलंदर ने बड़ा आसानी के साथ 65 रन से विक्ट्री हासिल की। क्राउड के हवाले से भी हम बात करते आए हैं कि तमाम स्टेडियम में हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा क्राउड आता है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची के जो लोग हैं वो मैच देखने स्टेडियम में नहीं आते। और कल भी समहाउ ऐसा ही मंजर सामने था कि आलमोस्ट 60% के करीब बताया जाता है कि स्टेडियम खाली था। इस पर भी बात करेंगे और ओबियसली आज एक बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्टेड है जी। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का रावलपिंडी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा और जिस तरह ये दोनों टाइम के फाइनलिस्ट भी हैं और नंबर 1 पे रहे, अभी तक भी नंबर 1 पे नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। शादाब उनकी कप्तानी के अंदर टीम बड़ा शानदार परफॉर्म करी है। एक थोड़ा सा और न्यूज़ ऐसी है, ओबियसली ये हमेशा पाकिस्तानियों के साथ की होती है। उस्मान तारिक जो है कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फिर दोबारा से बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया जी। ये पहले भी लास्ट ईयर हुआ था और कुछ मैचेस के लिए उनको सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन की वजह से रोक दिया गया था, फिर क्लियर किया गया और इस दफ़ा फिर दोबारा हमने देखा कि उनके साथ हुआ। पास में हमने पाकिस्तानी कई प्लेयर के साथ ऐसे देखा हो चुका है। शोएब अख्तर भी है, इसी तरह हमने सईद अजमल का भी देखा, मोहम्मद हफीज़ का भी देखा। तो ये हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर के साथ ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करने के लिए जी हमारे साथ वन एंड ओनली उमर इकबाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उमर भाई, ये मैं पहले स्टार्ट इसी से कर लेता हूँ। ये जो बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्ट करार देना और ये सेकंड टाइम हो चुका है और पास में जिस तरह मैंने रेफरेंस के तौर पे बताया कि सईद अजमल का कैरियर ख़त्म हो गया, इसी तरह शोएब अख्तर को भी कैरियर में 2-3 दफ़ा फेस करना पड़ा, अब फिर मोहम्मद हफीज़ का भी 2-3 दफ़ा ये प्रॉब्लम आई। ये हमेशा पाकिस्तानियों के अगेंस्ट ऐसे क्यों होता है? देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शोएब भाई की। शोएब भाई का जब ये हुआ उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शोएब भाई को स्टैंड किया। अगर उस वक्त ये ऐसा काम होता या शोएब भाई पे ऐसा इल्ज़ाम लगता कि भाई इनका बॉलिंग एक्शन ऐसा है, तो आज ये पूरी दुनिया में लेजेंड ना कहलाए जाते। उस वक्त PCB में लोग कुछ ऐसे थे जिन्होंने बैक किया शोएब अख्तर को, तो आज पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं। अब मैं बात करूंगा सईद अजमल की, मोहम्मद हफीज़ की। उस वक्त जब इन पे बात आई तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको अपना नहीं पता होता था कि भाई हमें अगले महीने की सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी। अगर हमने नहीं मानी तो शायद हमारी सैलरी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया। जैसा कि जब ये मोहम्मद हफीज़ या सईद अजमल पे ये बात आई, उस वक्त मैं भी टीम में था, तो मेरा ये दिल कह रहा था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपने प्लेयरों के लिए। जैसे पास्ट में इंडिया के जो ऑफ स्पिनर बॉलर है, के ऊपर लगा, सुनील नारायण पे लगा, सुनील नारायण पे लगा, ये सारे वापस आए पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर ही आता है। उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया। चेयरमैन साहब के पास तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला ना कि चेयरमैन साहब को सही गाइड करने वाले लोग नहीं है। अगर वो सही गाइड करने वाले लोग होंगे तो चेयरमैन साहब स्टैंड लेंगे ना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद इतने अच्छे इंसान हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की ये एक ही स्पोर्ट्स है जिससे हम पाकिस्तान को खुशी दे सकते हैं। तो ये चाहिए हमारे जो नीचे वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि चेयरमैन साहब को अच्छा मैसेज पास करें कि नहीं, ये हमारे प्लेयर अच्छे हैं। अगर हम इनको बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ये बॉलर क्लियर होंगे। जैसे आपको लगता है कि ICC की तरफ से हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि वो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है? नहीं, ICC की तरफ से देखें कुछ भी हो, 3-4 जो प्लेयर हमने जिक्र किया ये सारे पाकिस्तानी और जो बाकियों पे आता था वो सारे क्लियर हो जाते। देखें चाहे कुछ भी है ना, देखें पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है और आपको भी पता है कि कुछ भी है कि पाकिस्तान के बॉलर माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया है। चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है, तो उनको जिससे खतरा होता है दूसरी टीम को या आने वाला जो बड़ा इवेंट होता है ICC का, तो कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि भाई इससे हमें डर है, इस पे वो बात ऐसी कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, वो उसको क्लियर ही नहीं कर पाते। यहाँ पे पता चलता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नीचे लोग बैठे हुए हैं कि भाई हमने अपने प्लेयर को कैसे सपोर्ट करना है, चाहे कुछ भी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो हमारा रिहैब होना होता है, हम जो लोग बाहर जाके करते हैं रिहैब, वो बेहतर, हाँ जी, वो हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए। चाहे कुछ भी है, एक्शन पे बात होती है, कहीं पे भी बात होती है। आप ये देखें कि एक्शन पे बात होती है तो कुछ प्लेयर इंडिया में जाके अपना सही करते हैं,
रिहैब करना होता है इंडिया में जाके करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है, हमारे माशाल्लाह एनसीए में इतने माशाल्लाह कोचिज इतने बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है, या कुछ भी हमारे मेंटोर ऐसे बैठे हुए हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये बात होनी है, तो भाई आप पहले ही आपके पास इतना, वो कहते हैं ना कि लेबोरेटरी में इतनी चीजें पड़ी होनी चाहिए कि नहीं भाई हमने इसको ठीक करना है, आईसीसी से बात आने से पहले या किसी सीरीज में आने से पहले हम इसको पहले ही ठीक कर लें। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने ये कहा था जब उस्मान तारिक का सस्पेक्ट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि इसको क्लियर करे, अगर सेकंड टाइम होगा तो हम आईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है सेकंड टाइम हो रहा है, अभी तक प्रेस रिलीज आई तो नहीं है, प्रॉब्ली शायद अब वो आईसीसी की तरफ इसको फॉरवर्ड करे। अच्छा, रिहैब सेंटर की बात हमेशा हमने की है कि रिहैब सेंटर बहुत मैंडेटरी है, और जिसमें बायोमैकेनिक्स भी हों, जिसमें आपके पास अच्छे फिजियोथेरापिस्ट भी हों, और जैसा साइम को अभी बाहर भेजना पड़ा 3 मंथ के लिए। इससे पहले हमें शहनशाह अफरीदी का भी याद है कि इधर उनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, और फिर शायद अफरीदी ने उनको बाहर भेजा, बाद में बोर्ड ने इंटरवीन करके सारे एक्सपेंसेस भी है। और अभी एहसानुल्लाह है, उसकी आपको पता है कि 150 का बॉलर मिला, वो ज़ाया हो गया। ये किस तरह आप समझते हैं कि ये प्लेयर को बचाने के लिए इस पे काम करना चाहिए? देखें, सिंपल सी बात है, आपने एक नाम और नहीं लिया कि जिसने खुद अपना सारा खर्चा उठाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा जी। मैंने भी अपना सारा खर्चा उठाया था, मैंने भी इंग्लैंड से अपना रिहैब किया था, और उस वक्त मैं करंट टीम में था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में था। ठीक है, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2017 की बात। 2017 में, ठीक। मैं भी बाहर गया था, मुझे इन्होंने वापस भेजा, मेरा रिहैब हुआ, इन्होंने मुझे कहा नहीं जी हम नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट इतनी कर करके मैंने इन्हें ये बोला था कि प्लीज़ मेरी आप फ्लाइट लेट करवा दें, मैं अपना रहना सहना खुद कर लूँगा। वहाँ पे मेरे ब्रदर ने लॉ थे, इमरान कादिर, मैं उनके पास जाके रहा हूँ, फिर उधर मैंने रिहैब किया, तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने रिहैब किया। उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें दिया है तो हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कुछ फर्स्ट क्लास प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक टूर किया होता है, क्या वो अपने पे सारा पैसा लगाएंगे, अपनी फैमिली पे सारा पैसा लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो मैं क्यों ये बात यहाँ पे करता हूँ, या मेरे से जो सीनियर हैं, शाहिद भाई भी, यूनुस भाई भी ये करते हैं कि भाई आपके पास एकेडमी है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में, आप, हमारा पाकिस्तान इतना बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में हमारा ये रिहैब सेंटर होना चाहिए कि चाहे रिहैब जैसा मर्जी है कि आप बाहर से जो डॉक्टर बुला रहे हैं कि भाई टीम के साथ वो लगे हुए, आपके पाकिस्तान के पास इतने काबिल डॉक्टर हैं जो आपने ज़ाया कर चुके हैं हम प्लेयरों की तरह। मैं यहाँ पे नाम भी लेना पसंद करूंगा, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर सुहेल हैं, क्योंकि मैंने खुद इनके साथ किया हुआ है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, मेरे से भी जो सीनियर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे डॉक्टर थे, ये इंसान को खड़ा कर देते थे। और एकेडमी का मकसद ही यही है कि आप रिहैब सेंटर बनाएं। इधर एक अनाउंसमेंट भी करते चलें जी। उमर अकमल से आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पे हमारी नंबर भी आप ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, उस पर कोई भी आप मैसेज पे के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम शो में आपके नाम के साथ आपका क्वेश्चन ज़रूर शामिल करेंगे। अच्छा उमर भाई, कल वाले मैच पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। लाहौर कलंदर तभी जीतता है, एक स्टैट्स के हम अकॉर्डिंगली देखें, जब फ़खर चलता है, और फ़खर ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने सेकंड हाईएस्ट PSL की जो 50s है वो भी बना चुके हैं 21 टाइम। उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान है उनको बीट किया है, अब सिर्फ उनसे ऊपर टेबल में बाबर आजम है। तो फ़खर को इवॉल्व होते हुए कैसे देख रहे हैं, और फ़खर को रिहैब के बाद फिट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 100% नहीं हूँ, मैं मोमेंटम गेन कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ। तो आपने कैसा देखी उनकी इनिंग्स? देखिए, मैंने उसकी जितनी भी इनिंग्स देखी, जैसे मैंने कल के शो में भी बोला था कि ये इस लीग का सबसे बड़ा मैच होगा, लाहौर वर्सेस कराची, और इसमें जो पहले बारी करेगा उसने अगर 200 प्लस किया तो दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आप मेरी बात चाहे, बिल्कुल ऐसे ही आपने कहा, मैंने बोला था आपको, और वही बात हुई कि शाहीन ने टॉस जीता, शाहीन ने, आपको पता है, उसने बारी की और उसने 200 प्लस किया। नो डाउट कि शुरू में वो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया, फ़खर ने और मिचेल ने जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड की, अपनी टीम को निकाल के ले गए। उसके बाद जिस तरह की शाहीन ने बॉलिंग की, पहला ओवर उसने किया, उसने आउट किया, और टोटली उसने मोमेंटम अपने हाथ में रखा, लाहौर कलंदर ने अपने हाथ में रखा और कराची को उठने ही नहीं दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि जब बड़ा मैच होता है तो आप मेंटली फ्री हो के
आप पहले बारी करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कम टोटल पे भी आउट होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार हमने एफर्ट करनी है, हमने ये मैच विन करना है, तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आती है। तो ये आपको जो अभी तक जो स्टैट्स है, सिर्फ एक मैच के अलावा एक्सेप्ट बाकी तमाम मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच जीत रही है, तो आपके ख्याल में बाद में विकेट थोड़ा स्लगिश हो जाती है, रुक के आता है, क्या फैक्टर बन रहा है कि पहले करने वाली बैटिंग जीती जा रही है? देखें, ये डिपेंड करता है विकेट पे, क्योंकि हर रोज़ नया विकेट है, हर रोज़ विकेट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है। मैं क्यों यहाँ पे बात करता हूँ कि हम हर फ्रेंचाइज में इतने प्रोफेशनल कोचेस होते हैं कि जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 किया होता है, तो फ्रेंचाइज उन्हें पे करती है और फ्रेंचाइज उनसे रिजल्ट मांगती है। कप्तान के साथ बैठ के या कप्तान के साथ मिल के वो चीज़ें डिसाइड करते हैं, एक दिन पहले उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है या नहीं भी होती, तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जाके विकेट देखते हैं कप्तान के साथ। और ज़्यादातर यही यहाँ से पता चलता है कि कप्तान और कोच एक ही पटरी पे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने क्या करना है। अब आप जो भी आपने देखा है कि जिसने टॉस जीता है उसने देखा है कि भाई उसने साथ में एक्सप्लेन भी किया है कि इस विकेट पे इतने मैच हुए हैं, ये विकेट ऐसा करेगी, और सेम उसी तरह होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पीछे कौन बोल रहा होता है? उनके कोचेस बोल रहे होते हैं। की बात, क्योंकि कोचेस उनको मैसेज ये कन्वे करते हैं, इसलिए वो मैसेज वो आगे कन्वे कर रहे होते हैं। जब वो टॉस जीते हैं तो विकेट उसी तरह ही बिहेव करती है। तो डिपेंड करता है कि हमें विकेटें कैसी बनानी चाहिए। मैं क्यों बार बार यहाँ पे नाम लेता हूँ कि भाई हमारे साथ वाले मुल्क में 300 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसी उधर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, 200 बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है ना कि हमारी विकेटें कैसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी विकेटें बनाने वाले हैं, जो हमारे हेड हैं, उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई अब देखें लाहौर, अभी लाहौर में मैचेस नहीं हो रहे, अभी सिर्फ पिंडी और कराची में हो रहे हैं। इसके बाद मैचेस कहाँ पे होने हैं? लाहौर में और मुल्तान में। तो इनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो हमारी PSL की मैनेजमेंट है, उनको क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई ये जो अगला राउंड है हमने इसको 250 प्लस करवाना है, टीमों से करवाना है। बात करते हैं कि प्लेयर भी हमारे जो है वो 160 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, गोरे सारे 225 से अबव जा रहे हैं। अच्छा, क्यूरेटर की हमने बात की है, सब कुछ किया है, तो बॉलर भी हमारा ना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम 2 साल में अब हम देखते हैं बॉलिंग की वजह से हम काफ़ी मैचेस हारे हैं, और पाकिस्तान को वैसे ही आप मेरे से एग्री करेंगे 80% बॉलिंग नहीं मैचेस जितवाए हैं। ये अब जो शहीन का कमबैक कहना चाहिए, कमबैक ही कहना चाहिए, क्योंकि पीछे सबसे हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी ये बॉलर है, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर है 1 साल सवा साल में। अब जिस तरह दोनों मैचेस में अच्छा रिदम में नज़र आ रहे हैं, हसन अली ने कल अच्छी बॉलिंग की, आल्दो के थोड़ा रन्स देते हैं बट 4 विकेटें भी ली, तो ये दोनों की फॉर्म को कैसे आप गेन करते हुए देख रहे हैं? देखें, ये तो पहली बात तो ये है कि मुझे खुद नहीं समझ आई कि हसन अली टीम से कैसे बाहर हो गया। एक टाइम पे ये था कि भाई ये हमारी रील की हड्डी बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, अगर उस पर थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया है तो यार उसको साथ कैरी तो करो। आपने उसको उठा के बाहर कर दिया। यहाँ से पता चलता है ना कि पाकिस्तान की टीम जो है, जो कप्तान है, कि प्लेयर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि यार उसको आपने क्यों बाहर किया, अगर उस पर मुश्किल टाइम आया था, अगर वो वापस फॉर्म में आ रहा है, जैसे शहीन आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए और इसको वापस लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट चेंज पे बेस्ट बॉलर था कि वो बॉलिंग कर सकता था। अब आप ये देखें कि अभी पाकिस्तान कहाँ पे मार खा रहा है कि जहां पे फर्स्ट चेंज बॉलिंग होती है पाकिस्तान वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। मैं क्यों यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ इरफान भाई कि हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी, मिडिल ओवर में ले ही नहीं पा रहे हम, या ये हमारी लीग में अगर हमें विकेटें मुश्किल मिलेगी तो बॉलर्स को बॉल करना आएगा कि भाई हमने कैसे बचना है। हम लोग क्यों ऊपर वाली क्रिकेट में जाके मार खाते हैं? हमें वहां पे विकेट जब इस तरह की मिलती है, बैटिंग ट्रैक मिलता है या बॉलिंग ट्रैक मिलता है, हमें दोनों पे बॉलिंग करनी ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जब बॉलिंग ट्रैक होता है हमारे बॉलरों को पता ही नहीं होता कि यार हमने आगे से स्विंग करना है, या बैटिंग ट्रैक होता है तो हमने थोड़ा टाइट लाइन पे बॉल फेंकना है। ये हमें समझ ही नहीं आ रही। ये क्यों नहीं समझ आ रही? जो हमारे वहां पे बॉलिंग कोच है अजहर महमूद साहब, वो माशाल्लाह काफी सालों से टीम के साथ है, उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई ये विकेट ऐसा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, न्यूजीलैंड का जो दूसरा वनडे था कि उन्होंने कैसी बॉलिंग की है, मुझे आप खुद बताएं। उन्होंने टाइट लाइन पे बॉलिंग की है और उन्होंने रूम नहीं दिया। उन्होंने कहा यार यहां से मार सकते हो तो मार लो, और हमारे बॉलर क्या कर रहे थे आप खुद देखें ना, ओवर पिच करी जा रहे हैं, एक लाइन पे बॉल ही कोई नहीं कर रहा। डिपेंड करता ना कि अगर यहाँ पे मुश्किल विकेटें होंगी ना,
तो इनको पता चलेगा कि भाई हमने वेरिएशन कैसे करनी है, हमने यॉर्कर कैसे करने हैं। अगर यहाँ पे ही आपको इस तरह की विकेटें मिलेंगी, ऊपर जब आप जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है स्ट्रगल ही करेंगे। अब बात ये जैसे कर रहे थे कि लड़का जो रिप्रेजेंट करके आता पाकिस्तान, उसको तो ग्रो करना चाहिए, ग्रूम होना चाहिए और इस लीग में खिलाना चाहिए, लीग में खिलाना चाहिए। और अभी मोहम्मद अली की बात की, अब्बास अफरीदी हमने देखा बहुत वेवर्ड नजर आ रहे हैं, ना पेस है, रन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर मैच में 50 के करीब दे रहे हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन का भी सेशन भी स्टार्ट करते हैं, और ओबियसली आपने जिस तरह पहले कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। एहसन का क्वेश्चन आपके हवाले से उमर भाई, कि ये जो 5 कप्तान है, छठा तो डेविड वार्नर की हम तो नहीं बात कर सकते, इनमें से आपको कौन सा कैप्टन सबसे बेहतर लगता है, जो सबसे बेहतर जिसकी गेम सेंस आपको लगती है? आपसे पूछा गया जी एहसन की तरफ से, तो आपकी नज़र में कौन सा कप्तान ऐसा है? और इसका दूसरा पार्ट उन्होंने बड़ा वेड है, वो भी पूछ लेते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, और शायद ये भी कह रहे हैं कि उनको आपके ख्याल में क्या टीम में होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। देखें, क्या नाम बताया था आपने उस भाई? एहसन। सबसे पहले तो एहसन भाई को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर वो 5 साल पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है, उस पर थोड़ा सा टफ टाइम आया है एज ए पाकिस्तानी, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि ये नहीं है कि वो जी उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, उसको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। ये राइट टाइम है उसको सपोर्ट करने का। अगर आप, ठीक है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ, आपको भी पता है, मैं जहाँ पे बात करता हूँ एज ए प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। माशाल्लाह उसकी 50 से ऊपर एवरेज है, उसने नंबर 1 रखा हुआ, अपने आप को टॉप 3 में उसने रखा हुआ है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है, चाहे टेस्ट मैच है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर उस पर है, ठीक है यार, अगर आपसे नहीं, आप चाह रहे कि यार उसको, उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, ठीक है, फ्रेंचाइज की मर्जी है, ना उसकी मर्जी है ना मेरी। नहीं, आप उसको हम आसान कर देते हैं। आपकी नज़र में कप्तानी बाबर को आती है या नहीं आती? नहीं, देखिए, कप्तानी आती है तो 5 साल कप्तानी की है ना उसने, लेकिन टाइटल कोई नहीं जीता ना सर। टाइटल नहीं जीता तो फिर पीसीबी को वो कहना कि भाई पीसीबी ने क्यों बनाया है। अगर देखें ना, हर 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, हर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है। अगर 2 साल के बाद इंसान को नजर आ जाता है ना कि यार ये कप्तान है कि नहीं है, तो फिर पीसीबी को चाहिए था ना कि उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए थी। फिर 5 साल क्यों रखा है उन्होंने? तो फिर अवाम को क्यों, पीएसएल के अंदर भी चौथी दफा वो कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर फ्रेंचाइज को चाहिए ना कि भाई हमने क्यों रखा है। इंसान का तो 1 साल से पता चल जाता है कि भाई ये कप्तान रह सकता है कि नहीं रह सकता, ये टीम को साथ लेके चल सकता है कि नहीं चल सकता। ये तो आप फ्रेंचाइज से पूछें। अगर ये जो कहते हैं, आपने भी डोमेस्टिक में बहुत कप्तानी की है, कुछ क्रिकेट कहते हैं जी लर्निंग से आती है, करने से आती है, कुछ कहते हैं बॉर्न होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि करने से आ जाती है, ये बाय बर्थ होता है कि, और ये नेचुरल होती है किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज? देखें, कुछ भी है ना, कुछ भी ने फर्स्ट क्लास में सबसे मुश्किल कप्तानी है। अगर जिस इंसान ने फर्स्ट क्लास में कप्तानी कर ली है ना, वो अच्छा कप्तान बन सकता है। ठीक है, इसने अंडर 19 में की है, उसके बाद इसने फर्स्ट क्लास में नहीं की कप्तानी। ये जब पाकिस्तान खेला उसके बाद इसने फर्स्ट क्लास में कप्तानी की, ये उसके बाद पाकिस्तान टीम की करता रहा। यहां से पता चलता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इसको फर्स्ट क्लास में भेजता, जब ये फारिग होता था कि जाओ भाई फर्स्ट क्लास खेलो, साथ में कप्तानी करो, हम तुम्हें देखना चाह रहे हैं, इससे आपकी भी बेहतरी और पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। लेकिन क्या ये नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जी इसको टीम से निकाल देना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के अपने व्यूज हैं, उनको उनकी अपनी मर्जी है, जिसको लाइक करते हैं, जिसको नहीं करते वो लाइक, उनका ये काम है। लेकिन इस तरह हार्ड वर्ड यूज करना, बाहर निकाल दो यार, ऐसे तो नहीं होता। वो 4 से 5 साल नंबर 1 रहा है आपके लिए, आपकी कंट्री का उसने नाम ऊपर रखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार उसको फ्रेंचाइज से भी बाहर निकाल दो। और ये पीएसएल देखिए, वो एक ब्रांड है, पीएसएल उसके सर पे चलता है, क्योंकि इस टाइम वो ब्रांड बना हुआ है, वो है 3-4 प्लेयर हैं। तो आप अगर उसको भी बाहर कर दोगे तो आपकी पीएसएल कहां पे स्टैंड करती है? पीएसएल तो ऑलरेडी आपके लॉस में जा रही है। ऐसा ही। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके इनमें से बेहतर कौन सा कप्तान है, ये सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का था, इसका आंसर लेते हैं, और फ्यूचर में और पास्ट में जो प्रॉब्लम आए इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। इस पे विद अस, वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जी। उमर भाई, ब्रेक से पहले हम जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि ये जो 6 कप्तान है या 5 कप्तान की बात कर लें, इनमें से कौन सा आपको कप्तान बेहतर लगता है, जिसको लगता है आपको कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की जो कैप्टनसी है, मैं अगर देखूं तो वो थोड़ा सा मुझे टच नज़र आ रहा है रिजवान में। ठीक है, वो ये नहीं है कि अब वो कप्तान बना है तो मेरा कमबैक होने का चांस है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में कप्तानी की है, पेशावर की भी की है। T20 में, सॉरी मैं काट रहा हूँ, अभी तक एक मैच भी नहीं वो जीत पाया। नहीं, देखिए, T20 एक जीतना और ना जीतना वो बात की बात है। आपने सवाल किया है
कि कौन अच्छा कप्तान बन सकता है। माशाल्लाह जिनको आपने कप्तान बनाया, आपने सबको आजमा के देख लिया है, ठीक है। सब ने भी इतने कोई टाइटल नहीं जीते हुए, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा रिजवान में वो टच नज़र आ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि उसको कैसे लेके चलता है। अगर उसको लेके अच्छे तरीके से चलेगा, कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, लेजेंड हैं हमारे, जो हमारे कप्तान रहे हैं, वो अगर रिजवान को बहुत शौक है सीखने का, वो अगर उनसे बात करेगा, उनके अपने डिपार्टमेंट में कप्तान रहे हैं मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज़, अगर वो उनसे भी बात करेगा, हफीज़ भाई अपने डिपार्टमेंट के कोच भी रहते हैं, मिसबा भाई भी रहते हैं, तो रिजवान वहाँ पे जाके मैच खेलता है, कप्तानी भी करता है। तो अगर रिजवान उनसे सीखेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये रिजवान ने जिस तरह पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलेक्टर्स की भी है, कोचेस की भी है। आपको लगता है कि रिजवान पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तान है, या आपको लगता है कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ कप्तानी कर रहा है? मेरा ख्याल है कि वो सच्ची बात कर रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि वो जिस तरह का इंसान है, जितना मैं उसको जानता हूँ, है तो मेरे से जूनियर, वो सच्ची बात कर रहा है। अगर उसके पास पूरी अथॉरिटी होती तो मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें ना करता हो। तो क्यों कप्तानी कर रहा है? छोड़ देता। देखें, वो अगर छोड़ रहा है, मैं तो अगर मेरे जैसा इंसान होता तो मैं कहता कि यार अगर मुझे इतनी अथॉरिटी देते हो, अगर मुझे 3-4 सीरीज़ें या 1 साल के लिए करते हो, जैसे हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं कि यार एकदम से कप्तान नहीं चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट उसको 1-2 साल देने चाहिए। अगर 1-2 साल आप उसको दे के देखो, अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा फिर आप उससे लो। जैसे हम बात करते हैं कि भाई इयन मॉर्गन ने पूरी क्रिकेट ही इंग्लैंड की चेंज कर दी, उसने कप्तानी ली, ये रिजवान को भी चाहिए था कि भाई अगर मुझे कप्तानी दोगे, मुझे टोटली इख्तियार दोगे, और जैसे मैं चाहूंगा डोमेस्टिक में भी वैसे होगा, पाकिस्तान टीम में भी वैसे होगा। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि रिजवान जो है वो प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी के नहीं खिला सकता। तो फिर वही बात आ जाती है ना, वही आपके वाली बात, अगर नहीं खिलाना चाह रहा या कोई नहीं खेलने दे रहा प्लेइंग 11, तो फिर बाइकआउट कर लेना चाहिए, अपना भी नाम सेव करे, पाकिस्तान का भी सेव करे। और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलना तो ये गलत चीज़ लेकिन है। पाकिस्तान के अंदर ये रवायत तो रही नहीं ना किसी तौर पे भी कि कोई कप्तानी छोड़े, कोई भी सीट ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो बात तो ज़रूर करते हैं, रिजवान ही ये कहते थे कि मुझे कप्तानी की चाह नहीं है, मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब आपको जब मिली है और आपने 5 साल बाबर को देखा है कि फुल अथॉरिटी वाला कप्तान था, देखे ना 4-5 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 6 कोचेस चेंज हुए, बाबर चेंज नहीं हुआ। तो बाबर को सब ने अथॉरिटी दी, तो रिजवान ने अपने सामने बाबर को इतना पावरफुल कप्तान देखा, तो रिजवान के पास जब पावर नहीं है तो रिजवान पे नहीं आती जिम्मेदारी कि यार मुझे है ही नहीं अथॉरिटी, मैं कप्तानी की लालच में क्यों जाऊं? देखें, और ये बाबर ने भी सेकंड टाइम कप्तानी लेके अपने साथ यही गलती की थी। देखें, सेकंड टाइम भी उसने लेके गलती की, ठीक है, शायद मैं गलत हूं या नहीं हूं। जैसे मैंने 90s के प्लेयरों की बात की, जब 90s की टीम के प्लेयर्स थे, उस वक्त भी 90s की जब टीम खेलती थी तो 3 से 4 प्लेयर जो एज ए कप्तान रह चुके थे, वो टीम के प्लेइंग 11 के हिस्सा बनते थे। आजकल भी वही टाइम है, उस वक्त भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और मेरी नज़र में शायद मैं गलत हूं या नहीं हूं, आपको ज़्यादा पता है, आप जैसे कहते हैं कि हमें अंदर की रिपोर्ट मिल जाती है। क्या जितने प्लेयर्स हैं आपको भी पता है कि फ़िलहाल मेरे ख्याल शदाब है, शहीन शाह है, रिजवान है, बाबर है, या वो आगा सलमान है, 5 कप्तान तो मेरी आंखों के सामने चेंज हो गए। तो अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं तो क्या ये टीम सही खेलेगी? और यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो अक्सर ये उमर भाई ये बात करता हूँ, या तो फिर इनको एक जगह बिठा के बंद कमरे में बिठा देना चाहिए। चेयरमैन साहब को चाहिए कि भाई आप लोगों ने कप्तानी कर ली, आपने नहीं डिलीवर किया, अब इसकी बारी है। अब इसकी बारी है, आप लोगों ने इसको बैक करना है। अगर आप बैक नहीं करोगे, चेयरमैन साहब को चाहिए, तीसरा चेयरमैन साहब के साथ दूसरा बंदा नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ ये पांचों बैठे। क्योंकि मुझे पता है चेयरमैन साहब से मैं 2 दफा मिला हूं, बड़े बड़े अच्छे इंसान है। चेयरमैन साहब इन पांचों को बिठाएं और इन पांचों को एक क्लियर मैसेज दे दें कि भाई अब भी रिजवान कप्तान है, ना वाइस कप्तान को बिठाएं, ना चीफ सेलेक्टरों को बिठाएं, ना हेड कोच को बिठाएं, इन पांचों को बिठाएं। बोलें कि भाई आप लोगों को इतनी इतनी देर कप्तानी मिली, आपने नहीं डिलीवर किया, अब इसकी बारी है। आप लोगों ने इसको अगर बैक नहीं किया, मैं जब तक चेयरमैन हूं, चाहे मैं 1 साल हूं, चाहे मैं 6 महीने हूं, चाहे मैं 3 महीने हूं, चाहे मैं 2 साल हूं, ये कप्तान रहेगा। अगर आप लोगों ने इसको सपोर्ट ना किया
अंदर से आपने इसकी जड़ें काटी, बाहर से सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चलाने की शुरू की, क्योंकि चेयरमैन साहब उनको इतनी अथॉरिटी दिया है, पीसीबी में इतने लोग बैठे हैं, उनको पता तो चल जाएगा, मिनिस्टर भी हैं सारी तरह की उनके पास, उनको पता चल जाएगा। अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, चाहे वो नंबर 1 प्लेयर है, चाहे वो टीम मैन है, चाहे कुछ भी है, वो टीम में नहीं रहेगा मेरे होते हुए। फिर इस तरह पाकिस्तान की टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, रिजवान को भी सपोर्ट मिलेगी इनकी कि यार अब मेरे साथ टीम खड़ी है। फिर पता चलेगा रिजवान का, और अगर रिजवान नहीं डिलीवर करता एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, तो वो करेगा। अगर वो नहीं डिलीवर करेगा तो फिर चेयरमैन साहब जाने और रिजवान जाने। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें काउंटर आर्गूमेंट आता है शादाब के हवाले से, मैं ज़रूर बात आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। पीएसएल भी लास्ट टाइम जितवाया उसने, अभी जो चैंपियन कप हुआ था ओडीआई का वो भी जितवाया है। अब मेरी अपनी नज़र में एज ए प्लेयर तो हम उस पर ज़रूर डिबेट कर सकते हैं, कई दफ़ा उसकी टीम में जगह नहीं बनती, बहुत रन कंसीड किए हैं, लेकिन अगर एज ए कैप्टन देखते हैं तो वो फिर उसने प्रूव कर दिया है कि उसने कई टाइटल भी जितवाए हुए हैं। तो शादाब को आप किस तरह देखते हैं अगर उसको कंसीडर किया जाता है? क्योंकि खबर तो आ रही थी पहले कि T20 में इसको सोचा जा रहा है। उसको इससे पहले उसने पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुका है। वो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ वो सीरीज हारा है दुबई में, ठीक है, वो उस टीम से हारा है। नो डाउट उनके प्लेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया, दुनिया की हर लीग खेलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक टाइम था कि अफगानिस्तान को हम कहीं भी कंसिडर नहीं करते थे कि यार हम इनको पकड़ लेंगे आराम से। अब आप ये देखें कि कोई भी एक आधा मैच हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें भी मुसीबत पड़ जाती है कि नहीं यार अफगानिस्तान मार देगा हमें, ठीक है। बात सिंपल सी है कि अगर तो भाई हमें अमेरिका ने मारा हुआ है, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखें अफगानिस्तान ने भी हमें मारा हुआ है, ठीक है। शादाब ने कप्तानी कर चुका है पाकिस्तान टीम की, उसने नई सीरीज जितवाई, उसने नई मैचेस जितवाए, अब उसका पर्चा हो गया हुआ क्लोज। लीग क्रिकेट आपको भी पता है कैसी क्रिकेट होती है, इसमें 2 बॉलर्स अच्छे होते हैं, 3 बॉलर अच्छे होते हैं, या 2 बैट्समैन अच्छे होते हैं। इसमें इनकी अपनी फुल अथॉरिटी होती है और इन्होंने टीम को कैसे लेके चलना होता है। अगर इस तरह था तो भाई पाकिस्तान टीम को भी ऐसे लेके चलते, ना हारते, तो ये अभी तक रहते। रही बात शादाब की एज ए प्लेयर, देखिए एज ए प्लेयर आपको भी पता है कि यार अगर कोई कमबैक जिसने करना होता है वो कैसे करता है। भाई वो डोमेस्टिक में जाता है, 1-2 साल लगा के आता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई हमारी जगह कहाँ पे है। फिर वो जब वापस आता है तो उसको पता चलता है इतना इंप्रूवमेंट होती है। अगर आप देखें ना कि उसको इन्होंने वैसे 3-4 मंथ तो लगाए हैं, बट वो आपका पॉइंट 3-4 मंथ लगाए हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में? आप मुझे ये बता दें, आप कितने आउट कर दिए, कितना स्कोर कर दिया आपने। उसके बाद इसको फिर मैचेस मिले हैं, 5 मैचेस मिले हैं, तो 5 मैचों में इसने कितने आउट किए हैं या कितना ऐसा स्कोर कर दिया है कि आप कह रहे हैं कि यार इसको कप्तान ही होना चाहिए। और इसका कमबैक हुआ है और स्टेट अवे वाइस कप्तान हुआ है। अगर आप इसको कमबैक अगर आपने करवाना था तो आप इसको एज ए प्लेयर कमबैक करवाते। मैंने सुनने में तो ये आ रहा था कि भाई इसको कप्तान बना रहे थे, लेकिन तो सोशल मीडिया पे मीडिया पे बात ऐसी हुई कि आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया। वो बात सिंपल सी है कि आपको अगर किसी को कमबैक करवाना है तो भाई आप उसको पहले प्लेयर एज ए प्लेयर उसका कमबैक करवाओ। आपके अकॉर्डिंगली मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए, लेकिन बशर्त ये है कि चेयरमैन साहब इन 5 को, क्योंकि इस टाइम ये 5 टीम के प्लेइंग मेंबर हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ऐसे ही है। सिर्फ ये 5 प्लेयर हों और चेयरमैन साहब बैठे हों और चेयरमैन साहब एक क्लियर मैसेज दे दें रिजवान के सामने कि रिजवान आपने इनको आगा और वो शान मसूद डाले तो 7 बन जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इन सबको डालें, इन सबको बीच में बिठाएं और कोई ना हो, चेयरमैन साहब और ये प्लेयर हों, और चेयरमैन साहब इनको ये क्लियर मैसेज दे देंगे भाई जब तक मैं हूं, चाहे मैं 2 हफ्ते के लिए हूं, ये कप्तान है। और अगर किसी ने ना सपोर्ट किया हाँ तो वो फिर लाइफ टाइम उस पर बैन लगाएंगे। हाँ, उस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क डाल दें कि भाई ये अब नहीं होगा। फिर इनको भी एक वेकअप कॉल चली जाएगी कि जो इनके सोशल मीडिया पे इनकी टीमें बैठी हुई हैं वो इस तरह की कंपेन नहीं करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाक आर्मीज हैं, उनको 1 सेकंड से पहले पता चल जाता है कि भाई ये सीडी कहाँ से घूम रही है, तो वो फिर चेयरमैन साहब तक ऑटोमेटिकली वो चीज पहुंच जाएगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन मैं पहले ये हमारा एक फैन है जी आपके, वो पूछना चाह रहे हैं, यासीन साहब है जड़ावाला से, वो पूछ रहे हैं कि कभी आप बाबर आजम पे बहुत तनकीद करते हैं, कभी आप उनकी फेवर में बोलते हैं, क्या कज़न
होने की वजह से है या एज ए जूनियर आप बात करते हैं, ये भी बता दीजिएगा। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज की कोई किसी ने भी नहीं किया होगा। मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ एज ए कैप्टन, और जब वो 5 साल रहा है, मैंने अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं उसको क्रिटिसाइज कर रहा, मैं अभी भी कर रहा हूँ एज ए प्लेयर। मैंने कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मैंने एक जगह पे क्रिटिसाइज किया कि उसको अपनी गेम अवेयरनेस आनी चाहिए कि उसको अपनी गेम चेंज करनी चाहिए, जो आजकल की क्रिकेट चल रही है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। उसके अलावा ना मैंने उसकी प्लेयरी पे कभी क्रिटिसाइज किया है, ना मैंने ये बोला है कि भाई कि ये परफॉर्मर नहीं है पाकिस्तान टीम का। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसको तो मैंने उसको किया उसकी कप्तानी पे कि भाई अगर 5 साल तुम्हें इतनी अथॉरिटी मिली थी तो आपको 3 टीमें खड़ी करके देनी चाहिए थी पाकिस्तान को। मैंने हमेशा से ये बात की है, मैंने ये कभी भी नहीं कहा, और ना मैं उसको कभी फेवर कर रहा हूं। मैंने उसको फेवर दिया, आपको कुछ टाइटल जीतना चाहिए था। आप सब लड़के ने सबने मैं हमेशा बोला हूं, आपको भी पता है, मेरे आप जितने भी इंटरव्यूज निकाल के देख ले, मैं हमेशा बोला हूं, लेकिन प्लेयरी पे मैं कभी भी नहीं बोला। जिस चीज पे हमें बात करनी चाहिए मैं उस पर बात करता हूं। मैं कभी भी किसी से पर्सनल नहीं होता, चाहे वो मेरा कजन है, चाहे मेरा जूनियर है, चाहे वो मेरा आप कह लें कोई टीममेट्स है, कोई भी है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। आज एक और मैच खेला जाएगा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। उमर भाई, हमने जो डिस्कशन की, ओबियसली ये डिस्कशन पे कल भी हम कंटिन्यू करेंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल इस पर डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तानी कुछ लोग जो एक्स हमारे क्रिकेटर हैं, उनका मानना ये है, जो भी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो कहते हैं जी ये लीग क्रिकेट ने भी नुकसान पहुंचाया है। फ्रेंचाइज ओनर के मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने प्लेयरों को ख़राब कर दिया। और ये जो एजेंट्स की बात आती है हमेशा, इस पे भी बात होती है, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम कल डिटेल में मैं आपका ओपिनियन लूँगा। अभी एक मैच खेला जा रहा है जी, वो ओबियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान का है, पिंडी में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम एडवांटेज में हम देखते हैं बहुत शानदार खेल रही है। क्या लगता है दोनों का बैलेंस, आपको किस टीम का बैलेंस ज़्यादा बेहतर है? देखें, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद को मैं थोड़ा सा फेवरेट कहूँगा, क्योंकि वो 2 मैच खेली है, दोनों मैच उन्होंने विन किए हैं, और जिस प्लान से वो खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका कोचिंग स्टाफ है, नो डाउट मुल्तान सुल्तान का भी कोचिंग स्टाफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, इस्लामाबाद का भी है, लेकिन मैं उनको इसलिए एज दूंगा क्योंकि वो 2 मैच खेले हैं, उन्होंने एक रिदम पकड़ लिया है। जब कोई टीम रिदम पकड़ लेती है ना, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुल्तान सुल्तान को मैं इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा टोटल करके उन्होंने ये चेस करवा लिया है। उनको अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि रिजवान नो डाउट फॉर्म में हैं, उनके साथ और भी प्लेयर्स हैं। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यार अगर हम 300 भी करेंगे तो हमारी बॉलिंग चेस करवा लेगी। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने लास्ट मैच में बोला था कि लाहौर और कराची में जो टॉस जीतेगा उसको चाहिए पहले बारी करना, दूसरी टीम को जरा थोड़ी सी प्रेशराइज रखना। तो मैं आज के मैच में भी यही बोलूँगा कि पिंडी का जो विकेट है, अगर तो फ्रेश विकेट है तो जो कुछ भी हो मैच बहुत अच्छा होगा। जो भी टॉस जीते, मेरी उसको राय यही है कि वो पहले बारी करेगा। अगर चाहे वो कम टोटल भी होगा ना, तो दोनों टीमें बहुत बड़ी हैं और प्रोफेशनल हैं, वो एक प्लान लेके आएंगी। अगर उन्होंने कम टोटल किया है तो एज ए बॉलिंग यूनिट जो उनके कोचेज हैं वो अपने बॉलर्स को प्लान देंगे, तो एक बड़ा अच्छा देखने को मैच मिलेगा। और ऊपर से जो पिंडी का क्राउड है, वो आपको भी पता है, वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेगा, तो इस्लामाबाद को मैं इसलिए थोड़ा साइज देना चाह रहा हूँ। और दूसरा हमने ये देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तो एक तो ऑल अटैक की तरफ जाती है, और सबसे बैटिंग विकेट भी इस्लामाबाद की पिंडी की पिच को कहा जा रहा है। शादाब से लास्ट मैच में पूछा गया कि सक्सेस की रीज़न क्या है, उन्होंने कहा ओबियसली हम एक ही तरह के माइंडसेट के साथ जाते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ, बट एडिशनल एडवांटेज हमें यह है कि हमारे पास बॉलिंग की 6-7 ऑप्शन है, बैटिंग भी 7 हमने देखा 10वें नंबर तक आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये टीम ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है जिनके पास बॉलिंग में सिर्फ 4-5 नहीं 6-7 की ऑप्शन है? जाहिर सी बात है इरफान भाई कि अगर ये T20 क्रिकेट में उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि यार अगर कुछ भी है तो मैं ऊपर चला जाऊं, जैसे शादाब कह सकते हैं कि यार शादाब पाकिस्तान टीम में नंबर 4 पे चला जाता था, उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि यार मैं इधर 4 पे चला जाऊं। वो है इस टाइम वो अपनी फ्रेंचाइज के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर। वो क्यों कि वो ये नहीं चाह रहा कि यार मैं अपनी फॉर्म वापस ले आऊँ, मैं ये कर लूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा टीम में। वो फिलहाल अपनी फ्रेंचाइज के बारे में सोच रहा है। जो प्लेयर जिस नंबर का है वो उसको उस नंबर पे वो खिला रहा है, और मेन उसकी रीज़न यही है, और उसके जीतने की रीज़न यही है कि जो उनका कोचिंग स्टाफ है
वो उसको फोर्स कर रहा है कि नहीं, जिस प्लेयर को हमने जिस वजह से उठाया ऑक्शन में से, हमने उससे उस पोजीशन पे हमने उससे काम लेना है। लेकिन रिजवान साहब तो अपना ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ रहे, उस्मान को 3 में भेज रहे हैं। ये हमने बाबर के लिए भी कहा, साउथ शकील के लिए भी कहा और रिजवान के लिए भी कह रहे हैं। देखिए रिजवान तो एज ए ओपनर खेलता रहा पाकिस्तान टीम में, T20 में भी खेलता उस्मान भी तो एज ए ओपनर खेलता है। देखें रिजवान का आपने बात की है ना, देखिए रिजवान, बाबर नीचे आ गया था, रिजवान एज ए ओपनर ही खेलता रहा। हाँ, यहाँ पे अगर आप मुझे कहते ना कि रिजवान ने T20 में नंबर 3 पे खेला है, वो कुछ मैच नंबर 3 पे खेला है, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करता है कि हाँ भाई रिजवान को नीचे आना चाहिए। रिजवान ने तो जब से ओपन स्टार्ट की है, वनडे में वो नंबर 4 पे खेल रहा है, ठीक है, टेस्ट मैच में वो नंबर 5-6 पे खेल रहा है या 4-5 पे खेल रहा है, T20 में वो ओपन कर रहा है। तो वो आपके ख्याल में क्या रिजवान इसी वजह से ओपन करता है कि वो दायरे का यूज कर लेता है, बाद में उनसे पावर हिटिंग नहीं होती, इस वजह से कह सकते हैं आप? अगर वो अपना टाइम लेता है, जैसे मैंने बाबर के लिए भी कहा है और मैं रिजवान के लिए भी यही कहूंगा कि जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक इनको खेलना चाहिए। कि आजकल की जो क्रिकेट है ना, जिस तरह के बैटिंग ट्रैक इनको मिल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, यहाँ पे भी, जैसे आपने कहा है कि फॉरनर प्लेयर्स आते हैं, उनको जैसा मर्जी विकेट हो वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर ये लोग खेलेंगे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो पाकिस्तान को भी फायदा है, इनको खुद को भी फायदा है। कि अगर ये पहले 6 ओवरों में आप ये कह लें कि 70-80 प्लस करेंगे, तो जो नीचे आने वाले बैट्समैन है ना, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। टाइम कैसे मिल जाएगा कि यार अगर उन्होंने 1-2 बॉल डॉट खेले हैं, नीचे खेलनी है, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई विकेट का बिहेवियर कैसा है। अब जैसे हम लोग खेलते थे तो शायद भाई हमें एक क्लियर मैसेज देते थे कि भाई पहले 6 ओवरों में हमने 45 या 55 करना है। सही है। और यूनुस भाई भी यही बोलते थे, और यूनुस भाई ये कहते थे कि हमने विकेट पे विकेट नहीं गिरानी। अगर विकेट गिरी एक ओवर में तो अगले 7-8 बॉल या 5 बॉल हमने विकेट नहीं गिरानी। अगर छिक्के वाला बॉल भी मिल रहा है ना तो आपने नहीं गिराना और उसको कैलकुलेट्स आपने हिट करना है। तो ये चीज इनको करनी चाहिए कि आजकल की क्रिकेट में इनको इंप्रूवमेंट लानी चाहिए अपने आप में कि यार अगर सर्कल में हमने ऊपर से मारना है, सीधा मारना है, या हट के इधर मारना है, या मिड विकेट मारना है, तो अगर ये इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी गेम और अच्छी होगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। और ये हम जो बात कर रहे हैं कि सर्वाइवल है इसी वजह से। अगर T20 क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की, जैसे IPL में हम देख रहे हैं 280-300 रन हो रहे हैं। अभिषेक की मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, उसने दोबारा, अभिषेक शर्मा ने 48 बॉलों पे 141 रन किए। तो ये एक डिमांड है जी, ये कोई भी अच्छा खेलता है, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे प्लेयर को भी अपनी गेम को इसी तरह उठाना है। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। PSL के मुकाबलों को एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर देते जाइए। और उमर भाई की आज जाते हुए शादी की सालगिरह है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको, भाभी को, बच्चों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।